देखिए, इस वीडियो में हम कोड स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और कोड स्प्लिटिंग कोई नेक्स्ट जे स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, ये एक जनरल टर्म है फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन में। और अगर आपको कोड स्प्लिटिंग के बारे में नहीं पता या आपने कभी फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन में कभी काम नहीं किया तो ये सीरीज़ आपके लिए रहने वाली है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड स्प्लिटिंग होता क्या है, उसके क्या अलग अलग पैटर्न्स हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखने वाले हैं नेक्स्ट जेएस में। तो बकवास बंद करते हैं और शुरू करते हैं। तो कोड स्प्लिटिंग होता क्या है? कोड स्प्लिटिंग इज ए टेक्निक फॉर ऑप्टिमाइजिंग वेब एप्लीकेशंस. It involves breaking down the code base into smaller manageable chunks loaded separately. इसका मतलब क्या है? कोड स्प्लिटिंग एक टेक्निक है फॉर ऑप्टिमाइजिंग वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस को ऑप्टिमाइज करने की, चाहे फिर वो आपकी एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस में है, नेक्स्ट जेएस में है, एंगुलर में है, व्यू जेएस में है, किसी भी फ्रेमवर्क में है, या फिर आपकी एप्लीकेशन वैनिला जावास्क्रिप्ट यूज़ करती है। कोड स्प्लिटिंग हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द कोड बेस इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स लोडेड सेपरेटली। ठीक है, अगर आपकी कोई टिपिकल एप्लीकेशन को हम लें जिसमें जो चंक जो बनता है, आपका जो बिल्ड बनाते हो आप एप्लीकेशन का, ठीक है, वो एक चंक बनता है, एक बंडल बनता है। अगर हम कोड स्प्लिटिंग अप्लाई ना करें तो वो एक बंडल लोड होगा क्लाइंट साइड, और फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उसका बिहेवियर रहेगा स्लो, क्योंकि जो नेटवर्क रिक्वेस्ट जाएगी उस बंडल को लोड करने के लिए तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होगा बंडल का, क्योंकि हमने जो सारा कोड बेस है वो एक ही बंडल में डाल दिया है। लेकिन कोड स्प्लिटिंग में क्या करेंगे हम? कोड स्प्लिटिंग में हमारा अगर एक बंडल है तो उसको मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करेंगे ताकि उन चंक्स को हम सेपरेटली लोड कर पाएँ जब हमें उनकी ज़रूरत पड़े। समझ गए? तो कोड स्प्लिटिंग ये होता है। चलिए इसके आगे पैटर्न्स देखते हैं, क्या क्या पैटर्न्स हैं। पैटर्न्स में सबसे पहला है पेजेस। सेपरेट बंडल्स फॉर डिफरेंट पेजेस और राउट्स. Next.js enables this optimization by default. तो अगर आपकी कोई टिपिकल रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन है, उसका जो एंट्री पॉइंट होता है वो app.js होता है, राइट? उसके अंदर हम राउट्स की हैंडलिंग करते हैं, चाहे फिर वो रिएक्ट राउटर डोम यूज़ करके। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास दो राउट हैं, एक होम पेज राउट है और एक अबाउट पेज। तो दोनों को मैंने app.js में इंपोर्ट कर रखा है। तो अगर यहाँ पे टिपिकल रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन है, अगर जब मेरा बिल्ड बनेगा तो जो एंट्री पॉइंट आएगा, तो इंपोर्ट आया, फर्स्ट उसने इंपोर्ट किया होम को, उसने बंडल में डाल दिया होम। फिर उसने इंपोर्ट किया अबाउट को, उसने अबाउट को भी डाल दिया बंडल में। फिर उसने जो app.js का कोड है उसको भी एक ही बंडल में डाल दिया। तो ये बिहेवियर रहता है टिपिकल रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन का, अनलेस यू प्रोवाइड डिफरेंट कॉन्फ़िग इन वेबपैक। ठीक है, वेबपैक की कॉन्फ़िग होती है, उसमें हम कॉन्फ़िग प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमें एक बंडल की जगह मल्टीपल बंडल्स चाहिए, राइट? लेकिन नेक्स्ट जेएस में क्या होता है? नेक्स्ट जेएस में हमारा जो राउटिंग होती है वो फोल्डर बेस्ड रहती है। फोल्डर बेस्ड का क्या मतलब है, ये आपको पता होगा अगर आपने कभी नेक्स्ट जेएस में काम किया है। और नेक्स्ट जेएस जो ये ऑप्टिमाइजेशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जेएस में अगर आपका कोई, जैसे यहाँ देख पा रहे हो आप, अबाउट राउट है, डेमो राउट है, ठीक है, और उसके होम पेज राउट है, तो तीनों के लिए अलग अलग सेपरेट बंडल नेक्स्ट जेएस बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका एक बार कोड बेस में भी देख लेते हैं। तो कोड देख लेते हैं एक बार। एक सिंपल एप्लीकेशन लेके आया हूँ आपके लिए डेव नोट्स करके। 3 राउट्स हैं, होम पेज राउट है, होम पेज रेंडर कर रहे हैं, डेमो पेज है, डेमो पेज, अबाउट पेज, अबाउट पेज, जस्ट सिंपल टेक्स्ट। यूआई देख लेते हैं इसका कैसा है। होम पेज है, अबाउट पेज है और डेमो पेज है। हेडर फुटर है, तीनों पेज में यूज हो रहा है लेआउट में। ठीक है, इसका बिल्ड बना के देख लेते हैं जी।
बन गया जी, बन गया, बिल्ड बन गया। क्या कहा था मैंने, तीनों पेजेस का चंक अलग बनेगा। देख लेते हैं जी। नेक्स्ट फोल्डर में जाते हैं, डॉट नेक्स्ट में, सर्वर में जाते हैं, चंक्स में जाते हैं, एसएसआर में जाते हैं, और अपना जो टेक्स्ट है वो सर्च करते हैं। अबाउट पेज कौन से बंडल में है मेरा, नहीं है, इसमें 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 नहीं है। मिल गया जी, मिल गया, अबाउट पेज मिल गया। ये मेरा अबाउट पेज हो गया। कौन से बंडल में है, 05SJ। ठीक है, होम पेज देख लेते हैं जी। जीरो 5 वाले में था ना ये, हाँ जी। होम पेज कौन से मिलेगा ये देख लेते हैं। होम पेज मिला 01 वाले में। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, वाह जी वाह, बढ़िया हो गया। ये सर्वर में क्यों आया, एसएसआर में क्यों जनरेट हुआ, ये एक अलग टॉपिक है, आगे देखेंगे, ऑप्टिमाइजेशन सीरीज में ही देखेंगे, समझेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला पैटर्न देख लेते हैं कोड स्प्लिटिंग का ही। चलिए, अगला पैटर्न है कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स एज सेपरेट चंक्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूजर एक्शंस। यूजर एक्शंस का क्या मतलब है, कुछ भी अगर यूजर करे, किसी बटन पे क्लिक कर रहा है, किसी क्राउजल को क्लिक कर रहा है, ठीक है, स्क्रॉल कर रहा है, कुछ भी मतलब यूजर कर रहा है, जहां पे हम कंपोनेंट को एज ए सेपरेट चंक बना के डायनेमिकली इंपोर्ट करें। क्या मतलब है, देख लेते हैं। गूगल कैलेंडर दिख रहा है आपको, गूगल कैलेंडर है मेरे पास, क्रिएट का बटन है, ठीक है, क्रिएट के बटन पे क्लिक किया, क्या आया, इवेंट और टास्क, एक छोटा सा मॉडल ओपन हुआ। ठीक है, इसको कोड स्प्लिटिंग कर सकते हैं। क्या फ़ायदा, सिंपल इवेंट और टेक्स्ट टास्क ही तो है, कोई कुछ तोप नहीं है। ठीक है, तो हर मॉडल को कोड स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इवेंट पे क्लिक करते हैं, एक बड़ा मॉडल ओपन हुआ, ठीक है, उसमें रिकॉर्ड वीडियो, इवेंट टास्क, डेट वगैरह आई है, गेस्ट वगैरह है, लोकेशन वगैरह है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल है। ठीक है, कोड स्प्लिटिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमने गूगल कैलेंडर ओपन किया तब ये मॉडल हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने क्लिक किया बेस्ड ऑन यूजर एक्शन तब हमें दिख रहा है। तो इसकी कोड स्प्लिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में नहीं चाहिए, इनिशियल बंडल में नहीं चाहिए। ठीक है, क्या ज़रूरत है इसकी। या अगर कोई मी पैनल हो गया, यूज़र आइकन होता है जो हर वेबसाइट में, उस पर क्लिक करते हैं, एक मी पैनल या साइड ड्रॉअर ओपन होता है। ठीक है, उसकी कोड स्प्लिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो एपीआई कॉल्स वगैरह होती हैं, डेटा फैच करके लाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा हैवी होना चाहिए कंपोनेंट, ऐसे सिंपल स्टैटिक कंपोनेंट की कोड स्प्लिटिंग करके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर बड़ा है कंपोनेंट, फिर भी अगर स्टैटिकली रेंडर हो रहा है तो कोई कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देखो। अब देख लेते हैं, कोई जैसे होम पेज पे है, कोई हैवी कंपोनेंट है, कोई चार्ट कंपोनेंट है, या किसी और पेज पे है, लेकिन वो चार्ट कंपोनेंट दिख रहा है जब यूज़र स्क्रॉल करता है। ठीक है, तो स्क्रॉल करे बिना दिख नहीं रहा, तो हमें इनिशियल बंडल में ज़रूरत क्या है, जब यूज़र स्क्रॉल करेगा, हर यूज़र स्क्रॉल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है, कोड स्प्लिटिंग कर सकते हैं, उसको सेपरेट चंक बना सकते हैं उसका, और डायनेमिकली इंपोर्ट कर सकते हैं जब यूज़र स्क्रॉल करेगा। ठीक है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई। अब ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई देख लेते हैं क्या है। जैसे कि एक घंटा दिख रहा है, ठीक है, ये घंटा है, इस इंटरसेक्टिंग मेरा ट्रू है। जैसे ये घंटा व्यू पोर्ट से बाहर जाएगा, मुझे खबर आएगी, ओ ये घंटा आपका बाहर गया, इस इंटरसेक्टिंग फॉल्स हो गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जैसे ही फिर अंदर आया, फिर ट्रू हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई यही है। इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई
को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी डोम एलिमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए। मान लेते हैं स्क्रीन मेरी क्या है, व्यू पोर्ट है, ठीक है, मेरा हाथ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, मेरा इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई इसे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, व्यू पोर्ट में एज ए व्यू पोर्ट में इज इंटरसेक्टिंग ट्रू है, ठीक है जी। जैसे ही व्यू पोर्ट से बाहर गया, ओए बाहर गया जी, बाहर गया, इज इंटरसेक्टिंग फॉल्स हो गया, ओए अंदर आ गया, अंदर आ गया, तो आपको बताता रहेगा, जिस भी डोम एलिमेंट पे ऑब्जर्व करोगे उसके बारे में बता देगा, ये बाहर गया, ये अंदर आया, ये बाहर गया, ये अंदर आया, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे क्योंकि जैसे ही यूज़र उस कंपोनेंट के पास आ गया, हमें वो कंपोनेंट लोड करने की रिक्वेस्ट भेज देनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। अब हमारे पास और भी सिनेरियो हो सकते हैं। क्राउजल हो गया, स्टार्टिंग में एक इमेज दिखती है, जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो दूसरी इमेज आएगी, क्लिक करेगा तीसरी इमेज आएगी, तो स्टार्टिंग में तो हमें एक ही इमेज चाहिए ना, ठीक है। या कुछ कोई टैब कंपोनेंट हो गया जिसमें स्टार्टिंग में कोई एक्टिव टैब है तो उसी का कंटेंट चाहिए। तो ये सब कोई भी सिनेरियो हो सकता है जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सके, आप वो यूज़ करो। इसको कोड बेस में देख लेते हैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। कंपोनेंट्स पैटर्न का कोड देख लेते हैं। क्या लेके आया हूँ आपके लिए, डेमो पेज है, डेमो पेज में एक न्यू नोट करके बटन ऐड कर दिया जो एक मोडाल ओपन करेगा, ठीक है, एक नोट क्रिएट करने का। नीचे टू डू लिस्ट की आइटम की लिस्ट है, ऐसे ही बना दी है, स्टैटिक है, अभी यहाँ से टू डूज डाल रहे हैं, ठीक है। कोई ऐड करेंगे नोट तो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसलिए डाल दिया ताकि इसके नीचे एक और कंपोनेंट हैवी चार्ट यूज़ कर पाऊँ और यूज़र को स्क्रॉल करना पड़े इसको उसको देखने के लिए, ठीक है। ये दोनों डेमो देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है, देख लेते हैं, कोड में देख लेते हैं। अभी हमारा डेमो पेज है, ठीक है, बटन है क्रिएट करने का, इसके नीचे लास्ट में शो मोडाल, जो कि मोडाल ओपन कर रहे हैं जब मेरा बटन क्लिक कर रहा है यूज़र, ठीक है। क्लिक करके देख लेते हैं, क्लिक कर रहे हैं, मोडाल ओपन हो रहा है, ठीक है, ओवरले, ठीक है। लेकिन ये चाहिए नहीं, इनिशियल बंडल में नहीं चाहिए। अगर आप बिल्ड बना के देखोगे, अभी बिल्ड बना लेते हैं जी, ठीक है, बिल्ड बना के डेमो पेज का चंक ढूंढते हैं, ठीक है, बन गया जी, बन गया, बिल्ड बन गया मेरा। सर्वर में जाते हैं, चंक्स में जाते हैं, एसएसआर में जाते हैं और मेरा डेमो पेज का बंडल ढूंढते हैं, कौन सा है डेमो पेज का चंक, कहाँ है रे, कहाँ है तू, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कहाँ, ये रहा, डेमो पेज का चंक मिल गया, ठीक है। अब मोडाल है, मोडाल का इस चंक के अंदर नहीं होना चाहिए, इस चंक के अंदर मोडाल का कोड नहीं होना चाहिए, लेकिन मोडाल का कोड भी इसमें है। यही तो दिक्कत है, स्टैटिक इंपोर्ट की यही दिक्कत है। जाके देखते हैं डेमो में क्या हो रहा है, स्टैटिक इंपोर्ट हो रहा है, जो भी इंपोर्ट ऊपर हो रहा है सब कुछ उसी बंडल में डाल दिया जाएगा। फिक्स कैसे कर सकते हैं जी, फिक्स करने के लिए एक डायनेमिक फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट देता है हमें, ठीक है। कि अगर आपको कोई डायनेमिक इंपोर्ट करना है तो आप इससे कीजिए, जैसे रिएक्ट देता है रिएक्ट डॉट लेजी, नेक्स्ट देता है नेक्स्ट डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक इंपोर्ट कर लिया, अब स्टैटिक इंपोर्ट हटा देते हैं, ठीक है, स्टैटिक इंपोर्ट हटा दिया। अभी हमें करना है डायनेमिक इंपोर्ट, वो कैसे कर सकते हैं जी, उसको करना है ऐसे, ठीक है। डायनेमिक एक फंक्शन है, उसने लिया एक फंक्शन जो कि इंपोर्ट रिटर्न कर रहा है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम लोडिंग सेम एज सस्पेंस बाउंड्री इसमें दे दिया, फॉल बैक दे सकते हैं जब तक हमारा कंपोनेंट नेटवर्क रिक्वेस्ट से फैच होके आता है,
तब तक क्या दिखाना है, यूज़र को दिखाना तो पड़ेगा ना हम कुछ कर रहे हैं बैकग्राउंड में, ठीक है जी। लेकिन ये सेम चीज़ रिएक्ट में या नेक्स्ट में भी हम सस्पेंस से कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है कि आप जहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो वहीं पे डाल दो आपका स्पेसिफिक लोडर जो आएगा। यहाँ पे लोडिंग टेक्स्ट डाल दिया हमने। इसमें एक एसएसआर भी होता है जो कि फॉल्स कर सकते हैं, वो अभी नहीं समझेंगे, आगे समझेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है, अगर आपको सर्वर क्लाइंट कंपोनेंट वगैरह कुछ आता है तो ही समझ पाओगे, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया, यूज जैसे हो रहा है वैसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। दोबारा बनाते हैं, दोबारा इंपोर्ट, दोबारा बिल्ड बनाते हैं। अभी देखते हैं डेमो पेज, डेमो पेज चंक्स एसएसआर डेमो, डेमो है जी, ठीक है। बस मोडाल नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ये शर्त है, मोडाल नहीं होना चाहिए। मोडाल में क्या था, क्रिएट न्यू नोट, मोडाल नहीं है, वाह जी वाह, मज़ा आ गया, ठीक है। साइज कम हो गया, मोडाल नहीं डाला तो इस चंक का साइज कम हो गया, मोडाल का एक नया चंक बन गया। अब वो नया चंक बन गया तो वो कब यूज होगा, वो कैसे यूज होगा बता देता हूँ आपको। यूआई पे चलते हैं, डेमो पे चलते हैं, ठीक है। नेटवर्क रिक्वेस्ट में देख लेते हैं, कैशे वगैरह एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क में देखते रहना, न्यू नोट पे जैसे ही क्लिक करूंगा एक चंक रिक्वेस्ट जाएगी जो कि मोडाल फैच करके लाएगी। जब तक मोडाल फैच करके लाएगी तब तक हमें लोडिंग टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। देखते हो, ओह गई, चंक रिक्वेस्ट गई, मोडाल फैच करके लाई। जब तक मोडाल आया तब तक लोड फॉल बैक दिखाया, लोडिंग टेक्स्ट, मोडाल आते ही मोडाल दिखा दिया। तो ये हो गया हमारा डायनेमिकली, ठीक है, डायनेमिकली इंपोर्ट कर दिया मोडाल को। अब एक हैवी चार्ट कंपोनेंट के बारे में दिखा देता हूं आपको, ठीक है। लेजी सेक्शन एक कंपोनेंट बनाया है, सिंपल कंपोनेंट है, ऑब्जर्वर है, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर जैसे मैंने बताया था आपको, विजिबल है अगर वो आपका एलिमेंट व्यू पोर्ट में है तो हमें चिल्ड्रन रेंडर करना है, नहीं तो हम कुछ टेक्स्ट रेंडर कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन टू लोड दिस कंपोनेंट, ठीक है। चिल्ड्रन जो जो कंपोनेंट हमें दिखाना है वो एज ए चिल्ड्रन पास करना है इस कंपोनेंट को, ठीक है। तो एक हैवी चार्ट कंपोनेंट है, ठीक है, ये रेंडर करके देख लेते हैं। हैवी चार्ट कंपोनेंट, हैवी चार्ट, ठीक है। ओ npm रन स्टार्ट चल रहा है, डेव में रन कर लेते हैं ताकि चेंजेस दिख जाएं। ठीक है, ठीक दिख रहा है, हैवी चार्ट कंपोनेंट बनाया ये अभी, ठीक है। अभी देखो इसका इंपोर्ट स्टैटिक है, तो अगर बिल्ड बनाओगे तो डेमो के चंक में आ जाएगा, लेकिन ये हैवी कंपोनेंट है, हमें नहीं दिखाना अभी, हमें नई बंडल में ऐड करना, मत करो, जब आपका मन करे तब करो। मेरा मन कब कर रहा है, जब यूज़र स्क्रॉल करेगा तब मन करेगा इसको लोड करने का। तो लेजी सेक्शन कंपोनेंट यूज़ करता हूँ यहाँ पे, लेजी सेक्शन कंपोनेंट यूज़ किया और जो हैवी चार्ट है वो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। लेकिन लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी दिखाएगा ये तब जब यूज़र स्क्रॉल करेगा, लेकिन चंक में अभी भी डला हुआ क्योंकि स्टैटिक इंपोर्ट है, इसको हमें डायनेमिक बनाना पड़ेगा। तो स्टैटिक को हटा देते हैं, डायनेमिक इंपोर्ट यूज़ कर लेते हैं। स्टैटिक हटा दिया, डायनेमिक इंपोर्ट यूज़ कर लिया, ठीक है, सेम जैसे मोडाल का किया था, ठीक है। अब देखोगे दोबारा बिल्ड बनाते हैं, बिल्ड बन गया, रन करते हैं। रन किया, डेमो पेज पे गए,
नेटवर्क रिक्वेस्ट ओपन किया। अभी मेरे पास इस चंक में, डेमो के चंक में हैवी चार्ट का कोड नहीं होना चाहिए। जैसे यूज़र स्क्रॉल करेगा नेटवर्क रिक्वेस्ट जाएगी, गई, ठीक है। और ये मेरा चंक रिक्वेस्ट गई जो कि मेरा हैवी चार्ट कंपोनेंट लेके आई, ठीक है। ये भी अच्छा है, बढ़िया है, मज़ा आया। सेम चीज़ कर सकते हो किसी क्राउजल में, कहीं भी कर सकते हो, जहाँ आपका मन करे, जो भी आपको सिनेरियो अलाउड करे वो करो, ठीक है। अब अगला पैटर्न देख लेते हैं कोड स्प्लिटिंग का। तीसरा और लास्ट पैटर्न है लाइब्रेरीज, डिस्टिंक्ट चंक्स फॉर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। ऐसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो हम इनिशियल लोड पे यूज़ नहीं कर रहे, उनके लिए हम एक सेपरेट चंक बना सकते हैं। एग्जाम्पल, डेव नोट से ही लिस्ट ली है एक नोट्स की, ठीक है। बेस्ड ऑन डेट्स देख सकते हो आप, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन नेमिंग पे कोई सॉर्टिंग नहीं है। नेमिंग पे सॉर्टिंग करने का एक बटन दिया हुआ है, सॉर्ट A to Z। अब इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ लोडैश का सॉर्ट फंक्शन, ठीक है। लोडैश एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ट्री शेकिंग भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में चंक में नहीं डालेंगे, जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तब हम लोडैश को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका जो सॉर्ट फंक्शन है वो यूज़ कर लेंगे। कोड में देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वही डेमो पेज है, लिस्ट है, ठीक है। ये देखा, अब स्क्रॉल किया तो ये चंक आया, ये मेरा हैवी चार्ट वाला चंक आया, ठीक है। लिस्ट है टू डू आइटम की, सॉर्ट नहीं किया अभी तक, ठीक है। जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक करूँगा एक रिक्वेस्ट जाएगी, लोडैश को लेके आएगी, उसके बाद सॉर्ट बाय फंक्शन यूज़ करेगी, ठीक है। देखना, क्लिक किया, रिक्वेस्ट गई, ठीक है, चंक लेके आई लोडैश का, और उसके बाद हमारी सॉर्टिंग होगी। गजब है, बेहतरीन है, मज़ा आया, ठीक है, बहुत मज़ा आया। अब देखते हैं इसको कोड में कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये तो मैंने क्लिक करने के बाद इंपोर्ट किया, ठीक है। देखो, आइटम पे सॉर्टिंग वाला हो गया, बटन हो गया हैंडल सॉर्ट, जैसे ही क्लिक किया सॉर्टिंग ट्रू कर दिया कि सॉर्टिंग हो रही है, ठीक है। लोडिंग दिखा दो। इंपोर्ट किया अवेट कीवर्ड यूज करके, अवेट इंपोर्ट, अवेट कीवर्ड यूज कर सकते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट पे, ठीक है। फंक्शन में हैंडल सॉर्ट में इंपोर्ट कर रहा हूँ लोडैश को, उसके बाद उसका सॉर्ट बाय फंक्शन यूज करके कर दिया सॉर्टिंग। तो ये एक नया तरीका है। इस तरीके से भी आप थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरीज हैं या कोई और लाइब्रेरी है जो आप डायनेमिकली इंपोर्ट करना चाहते हो किसी यूज़र इंटरेक्शन पे, क्योंकि अगर आप उसका फंक्शन क्लिक पे यूज़ कर रहे हो तो उसको स्टार्टिंग में मंगवा के क्या फ़ायदा। यही तो मज़ा है डायनेमिक इंपोर्ट में। तो कोड स्प्लिटिंग से हो गई हमारी बहुत परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। अब अगली वीडियो में कुछ और ऑप्टिमाइजेशन लेके आएंगे, कुछ और नया लेके आएंगे, और ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी, मज़ा आएगा। और अगर आपको मज़ा आया वीडियो देख के तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर दो, लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो आपको कैसी लग रही है ये सीरीज़ और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, बन जाएगी। वाह जी वाह, ऐसी सर्विस चाहिए, मज़ा आया।